नमस्कार दोस्तों। आज हम स्ट्रेट्स यानी जल संधि के पार्ट 2 के साथ में वापस लौट कर आए हैं और हमने इससे पहले मिडिल ईस्ट के जितने भी स्ट्रेट्स थे उन्हें हमने कवर किया था। मिडिल ईस्ट के जितने भी मध्य एशिया के जितने भी जल संधि थे उन्हें हमने कवर किया था और आज हम कवर करेंगे उससे आगे के कुछ स्ट्रेट्स को। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो जल संधि है, जल संधि एक्चुअली में होता क्या है? तो जल संधि एक्चुअली में दो लैंड बॉडीज को आपस में अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है। जल संधि दो जल क्षेत्र को मिलाता है और दो भू क्षेत्रों को अलग करता है। इतना ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम पिछले क्लासों में हमने जो देखा था उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे। हमने जिब्राल्टर स्ट्रेट से स्टार्ट किया था। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, यहाँ से हमने स्टार्ट करते हुए स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो तक पहुंचे थे। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि भूमध्य सागर की कुंजी है, इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि भूमध्य सागर में अगर जहाज के माध्यम से आना है तो यही एकमात्र रास्ता है। और उसके बाद यहाँ हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ मैसीना यानी मेसिना की जल संधि। मेसिना देखने के बाद हमने स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो पढ़ा था। स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो जो है, इससे हम जब आगे बढ़े थे अल्बानिया देश से ग्रीस होते हुए यू टर्न लेकर के हम यहाँ आए और यहाँ पे था स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज। और उसके बाद हम आए स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस के पास में। और बास्फोरस जो स्ट्रेट है इसकी एक खासियत क्या थी? इस बास्फोरस स्ट्रेट का एक खासियत है कि यह विश्व का सबसे संकीर्ण जल संधि है, यानी वर्ल्ड्स नैरोवेस्ट स्ट्रेट है। इससे अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब है, यानी काला सागर और एजोब सागर को जोड़ने वाला एक कर्च स्ट्रेट हमने पढ़ा था। और यहाँ कर्च स्ट्रेट के ठीक इधर एक जो क्षेत्र है, आइलैंड है, यहाँ जो आइलैंड है ये आइलैंड है क्रीमिया। क्रीमिया जो आइलैंड है, क्रीमिया यूक्रेन और रसिया के बीच में विवादित है। तो यहाँ तक तो हमने ठीक समझा। और यहाँ हमने वेस्टर्न यूरोप के पास में डोवर स्ट्रेट पढ़ा था और नॉर्थ चैनल पढ़ा था। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हम आगे देखेंगे क्या है। तो आज के क्लास में हम ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखेंगे। जितने भी स्ट्रेट हैं, यानी इंडोनेशिया के पास में जितने भी स्ट्रेट हैं, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे जो भी कंट्री है, ये सब के आसपास जितने भी स्ट्रेट्स हैं इन सबको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला स्ट्रेट है, आज का हमारा पहला स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट एक्चुअली में ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ये एक देशांतर रेखा है और इसके समानांतर जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, वो बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि अगर हम देखेंगे तो ये एक फ्लैट एक ग्लोब यहाँ दिखाया गया है। जब इसे हम पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपस में क्या मिले हुए टाइप के दिखाई देते हैं, सम्मिलित दिखते हैं, बस वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो रसिया और यूएसए, रसिया और यूएसए को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। रसिया के सर्बिया को यूएसए के अलास्का से अलग करता है। और जोड़ता किसे किसे है? तो जोड़ता है चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से। चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करता है बेरिंग स्ट्रेट। इतना ध्यान में रखेंगे कि बेरिंग स्ट्रेट जो है एकदम आसान है। बेरिंग स्ट्रेट नाम से बेरिंग सागर भी है और बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट अलग कर रहा है यूएसए को रसिया से। इतना ध्यान में रखेंगे। और इससे इंपॉर्टेंट एक बात आगे देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट से संबंधित। ये टॉप व्यू है ग्लोब का, यहाँ नॉर्थ पोल से। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है और बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से ही ये नॉर्थ अमेरिका और जो ईस्ट एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है इसे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस काम को हमने क्या नाम दिया है? टीकेएम वर्ल्ड लिंक। ये टीकेएम वर्ल्ड लिंक के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया को ट्रांसपोर्टेशन जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जोड़ने का काम चल रहा है। इसमें अभी सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो यहाँ अगर देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट के पास में तो हमारा लैंड एरिया नहीं है, तो अंदर से एक टनल बनाया जा रहा है बेरिंग स्ट्रेट के नीचे से, जिसका नाम क्या है? आमेर एशियन पीस टनल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में कि बेरिंग स्ट्रेट के नीचे कौन सा टनल बन रहा है? तो ये आमेर एशियन पीस टनल अभी बनाया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ दिखाया गया है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है और जस्ट यहाँ बेरिंग स्ट्रेट के नीचे नीचे एक टनल बनाया जा रहा है, आमेर एशियन पीस टनल।
तो इसे ध्यान में रखिएगा, यूएसए को रसिया से जोड़ रही है जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा स्ट्रेट है तारतर स्ट्रेट। तारतर स्ट्रेट जो है, यहाँ जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं रशिया का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से एक सटा हुआ एक आइलैंड है। ये जो आइलैंड है इसका नाम है सखालीन आइलैंड। सखालीन आइलैंड रसिया का ही एक आइलैंड है जो कि रसिया के मेन लैंड से अलग है, जो अलग हुआ है तारतर स्ट्रेट यानी तारतर जल संधि के माध्यम से। तो इसे हम आगे देखते हैं अच्छे से। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ हमारा ये सखालीन आइलैंड है, ये पार्ट सखालीन आइलैंड है। ये मेन जो रसिया है, मेन लैंड ऑफ रसिया जो है उससे अलग हो रहा है तारतर स्ट्रेट के माध्यम से। और तारतर स्ट्रेट जो है अखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ रही है। तारतर स्ट्रेट अखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ रही है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दिमाग में उतार लीजिए। तारतर स्ट्रेट सखालीन द्वीप को रसिया के मेनलैंड से अलग करती है और अखोटस्क सागर को जापान सागर से मिलाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का स्ट्रेट जो हमने अभी देखा था, यहाँ हमने देखा तारतर स्ट्रेट। अब इससे ठीक नीचे हम जापान के पास आ जाएंगे। जापान के पास में हम आएंगे सुगारू स्ट्रेट यानी सुगारू की जल संधि के पास में। तो इसे देखते हैं सुगारू स्ट्रेट क्या है। सुगारू स्ट्रेट जो है ये जापान के दो द्वीपों के बीच में स्थित एक जल संधि है, यानी कि एक होकाइडो द्वीप है और एक होन्शु द्वीप है जापान का। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान में रखिएगा। होन्शु और होकाइडो के बीच में ही सुगारू जल संधि है और ये सुगारू जल संधि जो है ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एक जल संधि है और अलग करती है होकाइडो द्वीप को, जापान के होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से। आगे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये बना है कि एशिया का जो सबसे लंबा टनल है उसका नाम क्या है। सबसे पहले ये जानिए, तो ये है सिक्कन टनल। सिक्कन टनल जो 55 किलोमीटर का है, 55 किलोमीटर का ये टनल है, ये एशिया का सबसे लंबा टनल है और ये सुगारू स्ट्रेट के जस्ट नीचे से बनाया गया है, जो कि होकाइडो आइलैंड और होन्शु आइलैंड को जोड़ता है। ये अगर देखेंगे तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा टनल है। अगर विश्व का सबसे लंबा, अगर विश्व का सबसे एक नंबर पे लंबा अगर आपसे टनल पूछ दे तो वो है स्विट्जरलैंड का एक टनल, गोथहार्ड टनल। गोथहार्ड टनल 57 किलोमीटर यानी 55 किलोमीटर हमारा जो है सिक्कन टनल है और सिक्कन टनल से 2 किलोमीटर लंबा है गोथहार्ड टनल। गोथहार्ड टनल जो है ये स्विट्जरलैंड में है, इतना ध्यान में रखिएगा। और सिक्कन टनल से सीधे क्वेश्चन ऐसा बनता था पहले कि जापान में जो यानी, या फिर ऐसे बनता था क्वेश्चन कि सिक्कन रेल टनल जो है ये किस देश में पड़ेगा, तो ये जापान में है। तो जापान में तो है ही, लेकिन सिक्कन रेल टनल जो है ये आपको जल संधि कौन सा है इसके अंतर्गत, तो सुगारू जल संधि है, ये ध्यान में रखेंगे। होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ता है, इतना ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ देखा, यहाँ हमने सुगारू स्ट्रेट के बारे में पढ़ा। सुगारू स्ट्रेट के बारे में पढ़ने के बाद हम यहाँ पे जस्ट साउथ कोरिया के दक्षिण में और जापान के दक्षिण पश्चिम में एक जल संधि है जिसका नाम है सुशीमा स्ट्रेट, सुशीमा जल संधि। सुशीमा जल संधि जो है ये दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करता है। और ये जो सुशीमा जल संधि है इसकी एक विशेषता यह है कि ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से और येलो सागर यानी पीला सागर से जोड़ता है। 3 सागर को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे येलो सी, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर। जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और पीला सागर को आपस में जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है, तो ये है सुशीमा स्ट्रेट। और अलग किसे कर रहा है, साउथ कोरिया और जापान को, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट देखने लायक है, यहाँ ये एक आइलैंड द्वीप है जापान। तो आइलैंड द्वीप होने के साथ हमें यह इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो होकाइडो आइलैंड है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी ली है। उसके नीचे होन्शु आइलैंड। होन्शु आइलैंड जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो होन्शु आइलैंड। उसके नीचे है शिकोकू आइलैंड, उसके नीचे है क्यूशू आइलैंड। इतना याद रखेंगे, होकाइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर इसके बारे में तो सबको जानकारी होगा, तो इसे जरा डीपली देखते हैं। ये लिटिल बॉय है और ये फैट मैन है। ये दोनों ही एक एटम बम, परमाणु बम है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए थे यूएसए के द्वारा। तो पहले कौन सा बम गिराया गया था इसको हम देखते हैं।
पहले लिटिल बॉय के नाम से एक परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा में, जिसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि लिटिल बॉय जो है ये 6 अगस्त 1945 को विश्व में प्रथम बार अगर कहीं परमाणु बम गिराया गया था तो वो जापान में हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। ये सीधे एग्जाम में पूछता है कि विश्व में प्रथम बार जो परमाणु बम गिराया गया था जापान में, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है, नॉर्मल सा नाम है, लिटिल बॉय। और इसमें प्रयोग की गई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, वो था यूरेनियम 235। इतना ध्यान में रखिएगा। और हिरोशिमा में जो परमाणु बम का जो हमला हुआ था 6 अगस्त को हुआ था, और हिरोशिमा है कहाँ? तो होन्शु द्वीप पे है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिरोशिमा जो है जिस पे प्रथम परमाणु बम का प्रयोग जो किया गया था वो कहाँ है, किस द्वीप पे? तो होन्शु द्वीप पे है। इतना एच से हिरोशिमा, एच से होन्शु, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं फैट मैन के बारे में। फैट मैन जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया एक बम है, परमाणु बम है। तो ये दूसरा विश्व का परमाणु बम है जो किसी राष्ट्र पे गिराया गया, यानी जापान पे गिराया गया दूसरा परमाणु बम। ये है फैटमैन। फैटमैन अगर देखेंगे तो फैटमैन में यूरेनियम 238 का प्रयोग किया गया है, और इसमें होलो प्लूटोनियम स्फीयर का प्रयोग किया गया है। होलो प्लूटोनियम स्फीयर के साथ साथ पोलोनियम और बेरेलियम धातु का भी प्रयोग इसमें हुआ है। और ये जो है ये नागासाकी जो 9 अगस्त 1945 की जो घटना हुई थी, इस परमाणु बम का नाम फैटमैन है। और नागासाकी कहाँ है? तो क्यूशु आइलैंड पे है। इतना ध्यान में रखेंगे, क्यूशु आइलैंड पे है नागासाकी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो तस्वीर में हम देख सकते हैं शिंजो आबे का एक तरफ तस्वीर है और एक तरफ योशिहिदे सुगा का तस्वीर है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा है। शिंजो आबे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है। और ये जो पद्म पुरस्कार जो है ये हर साल 26 जनवरी को दिए जाते हैं, ठीक है। और 2021 का शिंजो आबे को मिला है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ देता है 2020 में जो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया था, तो ये दिया गया था अनिरुद्ध जगन्नाथ को, ठीक है। 2020 का पद्म विभूषण जो किसी पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया था तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, उनको मिला था। और 2021 का जो है शिंजो आबे को मिला था। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट को देखने से पहले हम यहाँ देखेंगे ताइवान। ताइवान और फिलीपींस। ताइवान और फिलीपीन के बिल्कुल बीचों बीच जो ताइवान और फिलीपीन को बांटने वाली जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, उसे ही लुजोन कहते हैं। तो लुजोन स्ट्रेट किसे किसे बांट रही है? ताइवान को और फिलीपींस को। ताइवान जो है इसकी राजधानी क्या है? ताइपे, और डॉलर है इसकी मुद्रा। और वही फिलीपींस अगर देखेंगे तो इसकी राजधानी है मनीला और इसकी करेंसी है पीसो। इतना ध्यान में रखेंगे। मनीला जो है हेडक्वार्टर है एडीबी का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी ये हेडक्वार्टर है। तो चलिए आगे देखते हैं। ताइवान जो है और ये फिलीपींस का जो लुजोन आइलैंड है इसके बीचों बीच लुजोन स्ट्रेट है। और लुजोन स्ट्रेट जो है दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ता है, यानी दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ने वाला स्टेट कौन सा है? लुजोन स्ट्रेट। और अलग करता है किसे किससे? तो अलग करता है ये ताइवान को फिलीपींस से। ताइवान जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अगर देखें तो जापान का उपनिवेश हुआ करता था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चीन के पास ये चला गया। और चीन के पास अगर देखेंगे, चीन में जो हुआ था सिविल वार जो हुए थे, गृह युद्ध इसमें हुए थे, तो उसमें से गृह युद्ध से ये अपना एक आजाद होकर के एक अलग सा देश बना, जिसका नाम क्या पड़ा? ताइवान। इसके जो अभी जो है प्रधानमंत्री वो है साइन इन वेन है। ये एक महिला है, साइन इन वेन इनका नाम है। इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो ये लुजोन स्ट्रेट है, यहाँ ऊपर में ताइवान है और नीचे में फिलीपींस है। और यहाँ दक्षिण चीन सागर है और फिलीपींस सागर है। तो फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट लुजोन स्ट्रेट है, और ताइवान को फिलीपींस से अलग करने वाला स्ट्रेट है लुजोन स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जरूर समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने अभी बात किया था मनीला का बारे में, जो मनीला फिलीपींस का राजधानी है। मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी का। अब एडीबी का हेडक्वार्टर है तो प्रेसिडेंट जो एडीबी के है वो है मत्सासुगु असाकावा, ये है प्रेसिडेंट।
और अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अशोक लवासा। एडीबी के जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा है। ये पहले भारत के जो है चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। ये उप चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, ये उप चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो ये है सुनील अरोड़ा। ये ध्यान में रखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मलक्का स्ट्रेट देखेंगे, लेकिन मलक्का स्ट्रेट देखने से पहले हम पूरा जो इंडोनेशिया का जो आइलैंड कंट्री है, एक सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, इतना ध्यान में रखिएगा। और वर्ल्ड में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ही है। तो इसे हम जरा समझते हैं। इंडोनेशिया में कुल मिलाकर के 18,000 द्वीप है, 18,000 आइलैंड है। सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड बिल्कुल अंडमान और निकोबार के जस्ट नीचे में है, यानी ग्रेट निकोबार के जस्ट साउथ में जाएंगे तो सुमात्रा है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड है जावा, और एक आइलैंड है बोर्नियो, यानी सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। उसके बाद अगर देखेंगे तो सुलावेशी आइलैंड है, फिर तिमोर है। तिमोर आइलैंड में देखेंगे तो एक देश है तिमोर लिस्ट करके, तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है। और एक इरियन जाया करके इनका इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इतना इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसमें कि सुमात्रा सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का, इतना ध्यान में रखेंगे। और यहाँ देखेंगे ये मलाया पेनिनसुला है, मलाया पेनिनसुला में सिंगापुर एक छोटा सा देश है। और एक यहाँ जो बोर्नियो में अगर देखेंगे आप, तो बोर्नियो में ईस्ट मलेशिया और ब्रुनई है। ब्रुनई जिसकी राजधानी बंदर शेरी है और डॉलर करेंसी है। और मलेशिया जो है, ईस्ट मलेशिया, यहाँ पे ईस्ट मलेशिया, मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर में जो है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर में। ये पिछले 3 सालों से वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीत रहा है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अलग है, बहुत हटके इसको डिजाइन किया गया है इस एयरपोर्ट को। और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? चांगी एयरपोर्ट। यानी वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो विश्व में कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में पड़ेगा। और इसी सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इंडोर, यानी कि हाइट पे सबसे हाईएस्ट इंडोर वाटरफॉल है, जिसका नाम रखा गया है चांगी एयरपोर्ट वाटरफॉल। नॉर्मल सा नाम है। अगर यहाँ देखें, ये चांगी एयरपोर्ट का जो वाटरफॉल है उसे दिखाया गया है इस वीडियो के माध्यम से। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि ये प्रकृति को एक रिलेटेड, एक समर्पित एक दिखाया गया है इसे। पूरे पेड़ पौधे जैसे कोई जंगल सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई एयरपोर्ट में ये ऐसा कुछ सिनेरियो है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ मेट्रो चल रहा है, आगे में जो है आपको वाटरफॉल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है, ये चांगी एयरपोर्ट में है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसकी खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। इसे बनाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है मलक्का स्ट्रेट के बारे में हम बात कर रहे थे। मलक्कन स्ट्रेट जो है ये मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में है, जिससे सबसे ज्यादा जो लाभ होता है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया है सिंगापुर ने अभी तक से। डेवलप्ड जो आज कंट्री है सिंगापुर, यही मलक्का स्ट्रेट के कारण से। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडियन ओशियन जो है इसका सबसे बड़ा अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट अगर कोई है तो वो है मलक्का स्ट्रेट। क्यों है ये भी जरा देखेंगे। जबकि यहाँ सुंडा स्ट्रेट पहले से है, सुंडा स्ट्रेट उतना बड़ा स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से बड़े शिप्स वगैरह पार नहीं हो सकते। मलक्का से बहुत बड़े बड़े जो है आपको शिप्स पार हो सकते हैं। और मलक्का स्ट्रेट जो है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, इतना ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्ट्रेट, तो वो कौन सा था? बॉस्फोरस स्ट्रेट। वैसे ही वर्ल्ड का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा कोई जल संधि है तो वो मलक्का जल संधि है, जो कि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है। और अगर अंडमान सागर और जावा सागर एग्जामिनेशंस में नहीं दिए हो तो आप लगाओगे इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम है एक इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। यहाँ जो है इस जगह पे ही
ये आपको लंबा सा एक पतला सा नैरो पैसेज है जिसे क्या कहेंगे हम, मलक्का स्ट्रेट। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट के ही तर्ज पे एक बनाया जा रहा है क्रा कैनाल। अब ये क्रा कैनाल क्या है, क्रा नहर जो है, नहर क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनमेड जो एक रास्ता होता है, कोई भी जल यानी वाटर को, वाटर वे जो होता है आर्टिफिशियल, उसे कैनाल कहते हैं। तो वही वाटर वे यहाँ बनाया जा रहा है, अभी प्रस्तावित हो चुका है थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा बनाया जा रहा है क्रा नहर, जिससे कि थाईलैंड को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा और जो है मलक्का स्ट्रेट का जो मोनोपोली है वो खत्म होगा। ये क्रा नहर का अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन अभी इस पे काम चालू नहीं हुआ, अब काम चालू इस पे होगा। ये थाईलैंड में पड़ेगा कैनाल, अगर बनने के बाद ये कौन सा देश बनवा रहा है, थाईलैंड। थाईलैंड का अगर आपसे राजधानी पूछ दे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी करेंसी है बेहत। बेहत इसकी करेंसी होने के साथ साथ इसका जो कैपिटल हमने क्या पढ़ा अभी, बैंकॉक। अभी अगर आपसे एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो व्हाइट एलिफेंट्स यानी द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहेंगे, यानी कि श्वेत हाथियों की भूमि कौन है, तो श्वेत हाथियों की भूमि है थाईलैंड। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि हजार हाथियों की भूमि कौन है, तो लाओस है। यहाँ देखिएगा ये थाईलैंड है, थाईलैंड के जस्ट ऊपर में लाओस एक कंट्री है जिसकी राजधानी वियंतियन है। वियंतियन लाओस की कैपिटल है, ठीक है। और किप इसकी जो है, किप इसकी करेंसी है। याद रखेंगे, लाओस हजार हाथियों की भूमि और थाईलैंड श्वेत हाथियों की भूमि। ये देख सकते हैं श्वेत हाथी कितना बेहतरीन लग रहा है, ये किसी त्योहार में इसे प्रदर्शन किया जा रहा है, श्वेत हाथी का। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। आगे बढ़ेंगे, आगे हमने देखा था इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, और जकार्ता जो है ये किस चीज का हेडक्वार्टर है, तो आसियान का, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जो है साउथ ईस्ट एशियन जो जितने भी कंट्री है उन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एसोसिएशन है। तो इनमें जो देश आते हैं, यहाँ म्यांमार से शुरू करेंगे, यानी भारत के ठीक जो पड़ोसी हैं, पूर्वी पड़ोसी, म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये सारे देश जो है ये है साउथ ईस्ट कंट्रीज और ये है आसियान के सदस्य। ये ध्यान में रखेंगे, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अब देखिए मलक्का स्ट्रेट हमने पढ़ा, मलक्का के बारे में एक ऐतिहासिक एक तथ्य हमने यहाँ लाया है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, ये जो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये महान सम्राट, ये चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम है। यानी राजा राजेंद्र चोल प्रथम जो हुए, इन्होंने भारत जो है भारतीय प्रायद्वीप से हट करके पूरे जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो आइलैंड पे और मलाया जो पेनिनसुला है इस पे अपना अधिकार किया था। ये ऐसे पहले राजा थे भारत के, अगर आपसे पूछ दे कि पहले कौन से ऐसे राजा हुए जो कि भारत से बाहर यानी समुद्र पार करके अपने क्षेत्रों को विस्तार किया है, तो ये थे चोल वंश के महान शासक राजा राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया है। हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ आप देख सकते हैं, इन्होंने पाल जो डायनेस्टी था, पाल एम्पायर जो था बंगाल का, उसको भी इन्होंने हरा करके बंगाल तक अपना शासन का विस्तार किया। उसके बाद इन्होंने समुद्र पार करके इंडोनेशिया के और श्री विजय जो है, श्री विजय जो राजा हुआ करते थे शैलेंद्र एम्पायर के, उन्हें इन्होंने पराजित किया। तो ये हमारे प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि समुद्र अगर पार करना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता था, लेकिन इन्होंने उन सबको दरकिनार करते हुए बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया। तो श्री विजय ने यहाँ क्या समझदारी दिखाई, ये जो मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेज कर दिया, शिप्स के माध्यम से इन्होंने ब्लॉकेज तो कर दिया, लेकिन जो राजा राजेंद्र प्रथम जो थे, ये चोल सम्राट, ये बहुत ही चालाक थे। इन्होंने यहाँ पीछे से एंट्री कर ली, यानी सुंदा स्ट्रेट के माध्यम से एंट्री करके यहाँ निस्ते नाबूद कर दिया शैलेंद्र एम्पायर को। शैलेंद्र एम्पायर के जो राजा थे वो श्री विजय थे, और उसके बाद अपना चोल जो साम्राज्य है यहाँ विस्तार किया। तो ये थे महान राजा राजेंद्र प्रथम। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे जो सुंडा स्ट्रेट हम अभी बात कर रहे थे, जहां से राजा राजेंद्र प्रथम ने एंट्री किया था। तो ये जो सुंडा स्ट्रेट है ये सुमात्रा और जावा के बीच में है, यानी सुमात्रा को जावा से अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है, सुंडा स्ट्रेट। और सुंडा स्ट्रेट जो है ये इंडियन ओशियन को जावा स्ट्रेट से जोड़ता है।
तो जावा स्ट्रेट और इंडियन ओशियन को जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है? जावा सागर और इंडियन सागर, यानी जो इंडियन ओशियन को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट कौन सा है? तो वो है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ध्यान में रखेंगे, और अलग करता है सुमात्रा को जावा से। आगे अगर देखेंगे हमारा अगला स्ट्रेट, हमने अभी देखा यहाँ मलक्का स्ट्रेट हमने देखा। मलक्का स्ट्रेट के बाद में हमने सुंडा स्ट्रेट देखा। सुंडा स्ट्रेट हमने यहाँ देखा। अब हम यहाँ सुलेवेसी आइलैंड जो है, और जो ब्रुनेई, जो बोर्नियो आइलैंड है हमारा, जो बोर्नियो आइलैंड है, जस्ट इसके बीचों बीच जो है मकासार आइलैंड है। मकासार स्ट्रेट यानी मकासार जल संधि है। तो इसे हम देखेंगे, मकासार जो जल संधि है ये सेलेबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मकासार जो जल संधि है वो किसे किससे जोड़ती है, तो ये सेलेबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। और अलग किसे करती है? तो बोर्नियो द्वीप को सुलेवेसी द्वीप से अलग करती है, जो दोनों ही किसके अंडर आते हैं? इंडोनेशिया। लेकिन बोर्नियो में दो देश हैं, एक है ब्रुनेई और एक है आपको ईस्ट मलेशिया। ये बोर्नियो में बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने यहां देखा था मकासार स्ट्रेट। अब हम देखेंगे ग्रेट चैनल और कोको चैनल के बारे में। जरा यहां अगर जूम करके देखें तो यहां पे जो है हमारा कोको चैनल हो जाएगा, और यहां हमारा ग्रेट चैनल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट चैनल और जो कोको स्ट्रेट है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहां देखिए कोको स्ट्रेट, जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे कि बोल सकते हैं बहुत ही बेवकूफ़ी वाला एक कदम उठाया गया 1948 में, जब ये भारत के पास ही था। कोको आइलैंड एक्चुअली में भारत के ही अंदर में ये था, लेकिन जब म्यांमार जब आज़ाद हुआ तो 1948 में ये आज़ाद हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें गिफ्ट कर दिया म्यांमार को, जो कि बहुत ही बड़ी एक गलती साबित हुई। आज के डेट में ये म्यांमार ने इसे लीज पर दे रखा है चाइना को, जिससे कि इसने पूरे हमारे भारत पे ये कब्जा एक कर रखा है, मतलब कि एक नज़र रख रखा है। चाइना ने नज़र इसमें रडार सिस्टम पूरा अपडेट कर रखा है, और इसके माध्यम से पूरे जो भी बंगाल की खाड़ी में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पे नज़र रखा जा रहा है। तो इसे हम रोक सकते थे, ये हमारे अंडर ही था, और इसे गिफ्ट करके ये बहुत बड़ी भूल हुई। और इसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसे जो भी सरकार अभी आने वाली है या जो अभी सरकार है उन्हें इन पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ जो है ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ये है कोको द्वीप, कोको आइलैंड, और ये नीचे में जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। ये कंप्लीट जो आइलैंड है ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, और अंडमान निकोबार आइलैंड को कोको आइलैंड से अलग करता है कोको स्ट्रेट। बिल्कुल ही सिंपल है, कोको स्ट्रेट, कोको आइलैंड को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? कोको स्ट्रेट। और सुमात्रा, यहाँ हमने नीचे अभी देखा था सुमात्रा, सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? ग्रेट चैनल। ध्यान में रखेंगे, ग्रेट चैनल किसे किसे अलग कर रहा है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और कोको स्ट्रेट जो है ये कोको आइलैंड को नॉर्थ अंडमान से अलग करता है। इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो ये डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज जो है ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि डंकन पैसेज किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो ये है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। उसके बाद यहाँ अगर देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और अंडमान निकोबार के टर्म में भी अगर देखें तो ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? तो ये 10 डिग्री चैनल है। इतना ध्यान में रखेंगे। और ये ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यानी नॉर्थ अंडमान के ऊपर में लैंड्स फॉल आइलैंड है। लैंड्स फॉल आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड है। ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे, ये पूछा गया अभी करंट में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो कौन सा है? तो लैंड्स फॉल आइलैंड है। और इसी से ठीक नीचे हमने यहाँ अभी देखा था डंकन पैसेज, जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और उसके बाद हमने क्या देखा? 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये था हमारा डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल के बारे में।
तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है और मिलेंगे हम अगले सेशन में। जो भी बचे हुए हमारे ऑस्ट्रेलिया के साइड में जो भी हमारे स्ट्रेट है, जल संधि है, और हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी हमारे स्ट्रेट हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।